जैसे रिजल्ट निकाल रहा था उस टाइम तो सांसें मतलब बंद सी हो गई थी। मेरा मानना है कि बुरे लोग आपको सबक देते हैं, अच्छे आपको हिम्मत। एक जो मेरे लिए डार्क फेज़ था वो स्टार्ट हो चुका था। दादाजी ने मेरा सपना अपना बना लिया था। वो हर टाइम अगर कहीं भी अपने मित्रों के साथ बैठते थे तो बोलते थे, मेरा पोता डीसी लगा है। अगर दादाजी होते तो पहला फ़ोन ही उनको जाता था। मैं बोलता हूँ कि ये ऐसी एफडी है, पूरी ज़िंदगी रिटर्न देगी आपको। जी के जो शब्द है कि मेरा पोता डीसी लगा, वो मेरे कान में गूंजते रहते थे। वो ज़िंदगी इतने कंकड़ पत्थर कांटों से भरी है, मत जाओ उस तरफ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अपना सुनील मांडन और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मार्ग पर। तो एक दो लाइनें हैं, सुनिएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। तो वो दौर जोगेंद्र भाई लेके आ चुके हैं। आज हमारे साथ है जोगेंद्र सिहाग जी बनवाड़ा से, जो कि यूपीएससी क्लियर करके अभी आईएएस का सफर इनका स्टार्ट होने वाला है। तो जोगेंद्र भाई, आप अपना इंट्रो दीजिए और बताइए क्या कुछ जर्नी रही आपकी। पहले तो सबको नमस्कार। मेरा नाम जैसे इन्होंने बता ही दिया, जोगिंदर सिहाग है। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 11th में एनपीएस से। एनपीएस में सुनील सर थे, तो उन्होंने मुझे ये इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा डिटेल दिया। बट उस टाइम मेरे लिए ये एक इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे जो इन्फॉर्मेशन थी इंटरेस्ट में बदलने लगी। फिर मेरा इंटेंट भी इस तरफ हो गया। तो फिर मैं मेरे दादाजी के सहयोग से, क्योंकि हम फार्मर फैमिली मिडिल क्लास लोग हैं, तो जयपुर में अपने बच्चे को भेजना थोड़ा सा मतलब, एक तो जॉइंट फैमिली में रहता था, बट घर वालों ने फुल सपोर्ट के साथ जयपुर भेजा। अब जयपुर भेजने के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की थी। तो धीरे धीरे लगता रहा, कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता रहा। इस दौरान ही मतलब टोंट भी आते थे कि मुझे नहीं लगता ये चीज़ हो जाएगी, मुझे नहीं लगता, मतलब होता ही है। मुझे लगता है हर किसी को आते हैं। मैं ज़्यादा परवाह भी नहीं करता। मेरा मानना है कि बुरे लोग आपको सबक देते हैं, अच्छे आपको हिम्मत। तो मैं इन चीज़ों की वैसे भी परवाह नहीं करता। फिर धीरे-धीरे ग्रेजुएशन का जो लास्ट ईयर है, उसमें मैं अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट करता हूँ और उसमें मुझे अच्छे-अच्छे लोग भी मिलते हैं। जैसे मुझे ग्रेजुएशन के दौरान ही जो हेमंत पारीक सर है, मतलब मेरे लिए तो भाई है वो, बड़े भाई की तरह। तो हम दोनों का जो कारवां था एक साथ स्टार्ट किया था। हमारे दोनों की मंजिल भी एक थी, तो जो नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उसके साथ बढ़िया वो रहता था कि हाँ, हाँ, अगर एक दूसरे को लगता था कि वो डाउन कर रहा है तो दूसरा उसको अपलिफ्ट करने का काम करता था। फिर हम दोनों, मैं पहले दिल्ली चला गया, वो फिर मेरे बाद आया। हम दिल्ली जाके स्टार्ट कर दिए कि हाँ, ये करूँ। मतलब स्टार्टिंग में ये था कि मैं एमपी, यूपी, बिहार वालों के साथ रहता था। तो 4 मंथ तो मैंने दाल-चावल ही खाए। और मैं हरियाणा का रहने वाला, तो दाल-चावल मतलब रोटी के लिए तरस गया था। बट मुझे पता था कि एक बार सेटलमेंट होना है, सीखना भी है लोगों से, तो कोई बात नहीं, चलता है। फिर धीरे-धीरे और अपने आप को प्रिपेयर करता गया, खुद की वीकनेस पे काम करता गया। बट इसके साथ ही एक जो मेरे लिए डार्क फेज़ था वो स्टार्ट हो चुका था। मेरे फैमिली मेंबर जो सॉरी, जो मेरी फैमिली मेंबर है, तो वो न कहीं मैंने खोना स्टार्ट कर दिया था। जब मैंने जो ऑप्शनल प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, तब उस टाइम मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए थे 2022 में, मई में। 2022 में दिसंबर में मेरा छोटा भाई चला जाता है। 2023 में मेरे सब कुछ दादाजी भी चले जाते हैं। तो ये भी एक दौर रहा था, बट मुझे ये था कि गुस्सा था बहुत ज़्यादा कि ऐसी चीज़ें क्यों बिगड़ रही है, और मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा। जो भी एक नॉर्मल बच्चा, स्टूडेंट, इंसान सोचता है, वो मैंने भी सोचा। बट मैंने अ, उस गुस्से को, मुझे पता था कि मुझे लगता है कि हर चीज़ के पीछे एक एनर्जी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, हर कुछ। अगर गुस्सा भी करते हैं, एनर्जी लगती है। तो मुझे लगा कि इस एनर्जी को मैं अपने करियर में भी यूज़ कर सकता हूँ। एक पॉजिटिव, हाँ, कि जो दादाजी का सपना था उसको मैं पूरा कर देता हूँ। क्योंकि अ, मेरे लिए मतलब बहुत अच्छी बात है कि दादाजी ने मेरा सपना अपना बना लिया था। वो हर टाइम अगर कहीं भी अपने मित्रों के साथ बैठते थे तो बोलते थे, मेरा पोता डीसी लगा है। बट वो देख नहीं पाए, वो बात अलग है।
फिर अगर प्रिपरेशन के दौरान ही मतलब घर पे भी मेरा आना जाना बहुत कम रहता था। फिर जो पहला प्रयास था उसमें मुझे सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें हो गई थी कि सहन नहीं कर पा रहा था चीज़ें। बट फिर दोस्त टीचर जो नितिन गौतम सर है, हिम्मत पारेख, हर फैमिली, इन्होंने ही मेरे को अपलिफ्ट किया और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो ऐसे-ऐसे करके जर्नी रहती है और मुझे लगता है कि जो आपकी मेहनत है वो हमेशा बोरिंग नहीं होगी। आपको कभी नहीं होगा कि मेहनत में बहुत इंटरेस्ट आएगा, बट रिजल्ट ही इंटरेस्टिंग होता है। तो मुझे लगता है कि खामोशी से आप कुछ भी कर रहे हो करते रहना चाहिए। जब उसमें एक एनर्जी या एक चमक आएगी तो लोगों को अपने आप दिखने लगेगा। तो हमें बिना किसी आकांक्षा के खुद पे काम करते रहना चाहिए हर रोज़। मेरा ये है कि मुझे खुद की लिमिट क्रॉस करने में बहुत मज़ा आता है। हर टाइम मैं वो नहीं हूँ कि छोटा-सा पेन देख के ही बैठ जाता हूँ, नहीं। अगर मेंस वाले टाइम भी हेल्थ इश्यू भी होने लगे थे, बट मैंने कभी उस चीज़ को इतना बड़ा नहीं लिया, हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, नींद अपने आप रिड्यूस कर दी। रिज़ल्ट वाले टाइम तो इतना सफोकेशन था कि 5 दिन में लगातार मैं 1 डेढ़ घंटा 1 डेढ़ घंटा मुश्किल से सो पाता था। तो मुझे लगता है कि ये मेरी एक अ, जर्नी रही है। तो जैसे कि जोगेंद्र भाई ने बताया कि ये इनकी जर्नी रही। इसके दौरान इन्होंने काफ़ी कुछ ताने भी सहे, इन चीज़ों के मतलब पारिवारिक कुछ आपदाएँ भी देखी। लेकिन इनसे होते गुज़रते इन्होंने अपना जो साहस था वो नहीं छोड़ा और अपने दादाजी के सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने जी-जान लगाई और कर भी दिया ये। ये इन्होंने करके दिखाया है। तो भाई जब आपका रिज़ल्ट आया तो अब उस टाइम आप कहाँ पर थे और आपको कैसा लगा? कैसा फ़ील हो रहा था उस टाइम? जब रिज़ल्ट आया मेरा, मैं उस टाइम दिल्ली में था। मैं और मेरा दोस्त इमरान और सिस्टर थे वहाँ। तो तो फ़ील तो ये था कि मतलब कुछ टाइम के लिए जैसे रिज़ल्ट निकाल रहा था उस टाइम तो साँसें मतलब बंद सी हो गई थी एकदम, कि उस टाइम तो लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। फिर जैसे ही पता चला कि लिस्ट में नाम है, फिर मतलब वही होता है सेलिब्रेशन, मतलब चुपचाप, मतलब रोना हँसना मिक्सअप सा था। फिर मैंने घर पे माताजी को फ़ोन किया था, दादाजी दादी जी उनको, तो मैंने उनको बताया। फिर घर वाले सभी बात करने लगे। तो फिर मेरा ना रोना निकल गया था, वो रोने वाली वीडियो तो हाँ, लग। वीडियो इंस्टा पे देखी थी हमने। हाँ, तो वो क्या था कि जब आप मेहनत करके एक मुकाम तक पहुँचते हो ना, जब फिर आपकी जो सैक्रिफाइस जो आपने खोया ना, वो चीज़ें याद आती है। आज भले ही मैंने बहुत कुछ पा लिया, पर मैंने बहुत कुछ खोया भी है। तो वो एक साथ ही सामने आ गया, तो क्योंकि दादा का सपना था, मेरा सपना था, तो मतलब अगर दादाजी होते तो पहला फ़ोन ही उनको जाता हाँ, मेरा। बिल्कुल। तो वो कहीं न कहीं मिस था, भाई चले गए, नाना जी चले गए, तो वो एक गम भी था, खुश भी, मिक्स अप था सब। बिल्कुल, क्योंकि वो जो टाइम होता है, जिस टाइम रिज़ल्ट आता है, पीडीएफ में अपना वो नाम दिखता है, उस टाइम में सारी चीज़ें मान के चलिए 5-7 सेकंड के अंदर सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती है, सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती है कि ये चीज़ें ऐसे-ऐसे हुई थी हमारे साथ। तो जैसे आप तैयारी कर रहे थे, आपने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया और उससे पहले भी आपको कब ऐसा लगा था कि इस बार हो जाएगा अपना मतलब कब फ़ील आ गया था कि इस बार तो हो जाएगा? अब की बार वैसी वाइब्स आई आई थी कि हो जाना चाहिए, बट मैं फिर भी बोलूँगा कि मेरा काम था मेहनत का। मेहनत मैंने अपने तरीके से पूरी की, कॉन्फिडेंस भी था कि हो जाना चाहिए, बट बिल्कुल श्योर नहीं था, क्योंकि ये एग्ज़ाम श्योरिटी वाला है ही नहीं। नहीं। ठीक है? कुछ रियलिटीज़ हैं, उनको समझना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा कि आम स्टूडेंट है, जैसे जिसकी लास्ट रैंक आई होगी, चाहे वो मैं हूँ, चाहे पहली, मुझे लगता है डर सभी को एक जैसा था। रिज़ल्ट आने के बाद थोड़ी दुनिया बदल जाती है। पहले ये था कि मैं बिल्कुल गुमनाम सा रहने वाला था। शायद गाँव में भी बहुत सारे पर्सन मुझे नहीं जानते होंगे। अब बट ये नहीं होता, अब मेरे पास मिलने के लिए आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट एक ये भी है कि सारा दिन फ़ोन भी बजता रहता है, मतलब थोड़ा थोड़ा-सा बिज़ी अलग हो शेड्यूल हो जाता है। गया, अलग चीज़ें अलग हाँ, हो गई है। हाँ, बट मैं एक काम हमेशा से मतलब मैंने घरवालों को बोल रखा है, अगर कोई स्टूडेंट आता है तो मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं उसके लिए।
क्योंकि मैं खुद पहले भी स्टूडेंट रहा था। यार आज भी कहीं न कहीं अगर मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ तो एज़ ए ऑफ़िसर नहीं, एज़ ए स्टूडेंट मिलता हूँ। यार मैं पूरी हेल्प करने की भी कोशिश करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात कही भाई ने कि मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। तो अगर कोई भी भाई कांटेक्ट करना चाहे, हम इंस्टाग्राम आईडी भाई की मेंशन कर देंगे। स्टूडेंट अगर कोई भी बात करना चाहे, कोई चीज़ पूछना चाहे, कोई डाउट पूछना चाहे, तो कमेंट में पूछ सकता है, या फिर इंस्टा आईडी दे देंगे, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था? सेकंड था? जी। तो सेकंड अटेम्प्ट था, तो आप मेरे को थोड़ा सा ये बताइए कि आपने कोचिंग कहाँ से की, या यूट्यूब, या कोई कोचिंग क्लासेस, लाइब्रेरी, सेल्फ स्टडी, तो इन चीज़ों का किस तरह से आपने मैनेज किया, आप क्या उसके बारे में कहेंगे? मैंने मतलब अगर मैं बोलूँ कि ज़्यादातर खुद से पढ़ा था। एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी चाहे यूपीएससी में अगर कुछ भी अगर खेत का भी काम करोगे ना, तो वो भी आपसे डिसिप्लिन माँगता है। प्रॉपर उसको पानी टाइम पे देना, बीज, खाद जो भी है। ऐसा ही यूपीएससी या अदर एग्ज़ाम में भी होता है। मुझे लगता है कि 3 या 4 साल जो आपके हैं इस टाइम में, तो उसमें क्या होता है कि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। तो आपको क्या करना है कि आँख मूंद के 4 साल अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है। और मैं बोलता हूँ कि ये ऐसी एफडी है, पूरी ज़िंदगी रिटर्न देगी आपको। और आप पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए टाइम देते रहे, कम से कम एक ज़िंदगी में आप 3-4 साल तो अपने लिए दे ही सकते हो। और कोई घाटे का सौदा भी नहीं है। देना चाहिए। और मैं तो आज देखता हूँ कि मेरे एरिया में अगर बच्चों में अगर कमी है तो वो है एक विज़न की। बच्चों में विज़न नहीं है, या बच्चे दोस्त जो भी हैं, तो उनको मैं बोलूँगा कि ज़िंदगी में कुछ सोचो ज़रूर, हैं? आज आप जैसे भी ज़िंदगी जी रहे हो, खुद से क्वेश्चन करो, क्या मैं इसी ज़िंदगी के लिए पैदा हुआ था? कहीं बैठ गया, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, हैं? क्योंकि ये ज़िंदगी मुझे लगता है एक ही ज़िंदगी है, उसको जीना भी है और उसमें प्रयोग भी करने हैं। तो मुझे लगता है कि इस ज़िंदगी को शानदार बनाने के लिए हरदम हर जो कोशिश प्रयास हो सकता है करना चाहिए। तैयारी के दौरान आपको काफ़ी टाइम लगा है, 3-4 साल लगे हैं आपको? हाँ जी, हाँ। 3-4 साल लगे हैं, तो 3-4 साल के अंदर जैसे आपका भी डाउनफॉल आया है, बहुत आपने डार्क टाइम देखा है, तो उस टाइम से आपने खुद को मोटिवेट कैसे किया? क्योंकि मोटिवेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो आपने कैसे किया? जैसे मेरे दादाजी मेरे लिए बहुत प्रिय रहे हैं, तो मैं दादाजी को याद कर लेता था। तो दादाजी के जो शब्द है कि मेरा पोता डीसी लगा, वो मेरे कान में गूंजते रहते हाँ, थे। बिल्कुल। मैं परी गया देने गया था, तब भी दादाजी की फोटो साथ लेके गया था, देख के नमस्कार करके। मेंस देता था तब भी दादाजी को मिस करता रहता था। फिर इंटरव्यू देने गया था तब भी दादी जी तो साथ गए थे, बट कहीं ना कहीं दादाजी को मिस कर रहा था। ऐसा ही मेरे लिए दादाजी मेरे लिए एक पावर जनरेटर की तरह थे। वो आज भले ही ना हो पर मेरे साथ हमेशा रहते हैं। जी। ये बहुत बड़ी बात कही भाई ने कि मैं जब प्रीलिम्स देने गया, मेंस, तो दादाजी की फ़ोटो साथ लेके गया था। फ़ोटो नहीं, एक्चुअली वो आपके साथ ही थे, तभी तो ये कारनामे, ये इतनी बड़ी मंजिल आपको हासिल हुई है, उनका आशीर्वाद था आपके साथ। और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने सपना देखा और आपने साकार कर दिया। क्योंकि अक्सर देखते हैं कि जर्नी कहीं न कहीं, किसी की अगर इतनी बड़ी आपदाएँ आती है तो टूट जाती है जर्नी, छोड़ देते हैं लोग एक कुछ टाइम के बाद हार करके। आपने हार नहीं मानी, और नहीं मानी तो नतीजा आपके सामने, हम सबके सामने ही है ये तो। तो कई बारी जैसे इंटरव्यू वगैरह देखते हैं, बुक्स का बहुत इश्यू रहता है कि ये बुक्स पढ़ लो, ये बुक्स पढ़ लो, तो आप बुक्स के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? रिसोर्सेज की बात है तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सभी बोलते हैं कि एनसीईआरटी करनी चाहिए और करनी भी चाहिए। अ, एक स्टैंडर्ड बुक होती है, उससे भी करते हैं, बट मैं दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ। एनसीईआरटीज़ होती हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है डेमोक्रेसी। अगर कोई वर्ड है पॉलिटी में, तो डेमोक्रेसी एक्चुअल में क्या होती है, कैसे बनती है ये, लोग इसमें कैसे रोल प्ले करते हैं, ये चीज़ होगी। अब जब आप स्टैंडर्ड बुक की तरफ जाओगे तब बोलेंगे कि वेस्टर्न जो डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी, उसमें क्या डिफरेंस है, डेमोक्रेसी खतरे में है या नहीं है, कैसे जो डेमोक्रेसी है वो इंडिया में दिखती है। ये जब जितने भी क्रिटिसिज्म या अलग एक्सप्लोर करने के मुद्दे ये होते हैं स्टैंडर्ड बुक्स में। तो ये चीज़ें इसलिए हमें जब हम कुछ भी करें ना पहले हमें मोटिव पता होना चाहिए ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमें पता होना चाहिए। एनसीईआरटीज़ मैं बताऊँ कौन-कौन कैसे कौन-सी करनी चाहिए। तो 6 से 11 तक हिस्ट्री, 6 से 11 तक आपको ज्योग्राफी, 9 से 11 तक आपको पॉलिटी,
11th 12th सोसाइटी, ये एनसीईआरटी तो आपको करनी ही चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए। और एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं एक बार पढ़ के छोड़ देना, उनको कम से कम एग्जाम में बैठने से पहले आपका रिवीजन होना चाहिए कि लगभग 5 से 6 बार। अब ये नहीं बोलूँगा कि आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ने लगे तो एनसीईआरटी छोड़ दो, नहीं। एनसीईआरटी में जो आप सीखोगे ना, हर बार आप कुछ नया सीख के निकलोगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि पूरी जर्नी में एनसीईआरटी आपका रोल प्ले करेगी। ये नहीं है कि आपको बस एक बार अंडरस्टैंडिंग दे के या थोड़ा बहुत पढ़ के छोड़ दिया, नहीं। उसको पूरी प्रिपरेशन के दौरान साथ रखना है। तो ये रहती है। और जो स्टैंडर्ड सोर्स है वो लगभग डिफाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है। मैं तो बोलूँगा खुद डिसाइड करके उनको पीवाईक्यू और सिलेबस से कंपैरिजन करके क्या आपके लिए राइट है क्या रॉन्ग है वो देखिए। आप बस उन्हीं सोर्सेज को फॉलो करो, हर जगह भागने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे वाले से एक क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है बट उस वाले से आ गया तो मैं वो कर लेता हूँ। ये नहीं करना है। मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन। अगर आप अच्छे से उसी सिलेबस या जो आप मटेरियल पढ़ रहे हो अगर उसको अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आप वो क्वेश्चन भी कर लोगे जो इनडायरेक्ट आएगा। तो मैं सोर्स के बारे में यही बोलूँगा। तो जैसे आपने बुक्स के बारे में तो बता दिया, अब थोड़ा मॉक टेस्ट के बारे में भी बताइए, क्योंकि मॉक टेस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो उसके बारे में आप बताइए, आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए थे या किस तरह से आपने किया था? मेरा टारगेट था कि मुझे 10,000 क्वेश्चन लगाने हैं। और मैं ज़्यादातर बिलीव करता हूँ सेक्शनल टेस्ट में। मुझे ज़्यादा जो फुल जीएस के टेस्ट है मैं वो कम देता हूँ। क्यों कम देता हूँ? क्योंकि जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है आपको सेक्शनल देने में वो किसी अदर से नहीं आएगी। एक साथ के साथ आपका पूरा सब्जेक्ट रिवीजन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पढ़ने के बाद सेक्शनल लगाओ। 3-4 अलग-अलग कोचिंग के जो सेक्शनल टेस्ट है उनको उठा लो। ऐसे ही अलग-अलग सब्जेक्ट में करना है। जो फुल लेंथ के टेस्ट है वो कम दो, लास्ट में दो, ठीक है? बट बिल्कुल लास्ट में आपको क्या है पीवाईक्यू करनी है। और पीवाईक्यू अच्छी कोचिंग के, मतलब ये नहीं है कि 2013 से लेकर अभी तक, नहीं। आपको क्या करना है, 1979 है वहाँ से स्टार्ट करके अलग-अलग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा रिसर्च भी कर लेना, तो आप वो ले सकते हो। और अच्छे से करना है उनको, ये नहीं है कि बस एक बार पढ़ के आंसर देखने के लिए बस क्वेश्चन देख लिए, ये नहीं करना है। अच्छे से उनके चारों ऑप्शन एक्सप्लेन किए हैं वो पढ़ो। तो मुझे लगता है ये करना है। मेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली प्री के लिए कोई सिलेबस नहीं है, बस लिख रखा है ये हिस्ट्री है, ये इवेंट। बट अगर सच में आप चाहते हो कि मैं उनका जो लोकेशन है ट्रैक कर पाऊँ, तो आपको नेविगेट करने का काम करेंगे आपके पीवाईक्यू। अच्छे, तभी तो बोलता हूँ प्री उन्हीं का अच्छा जाता है जिनको पीवाईक्यू पे ग्रिप होती है। तो क्या करना है मेंस के लिए? मेंस के लिए आपके पास पीवाईक्यू भी है बट सिलेबस भी है। सिलेबस के जो सीधी लाइन से लिख रखी है उनसे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 2000 अगर 24 की बात की जाए तो 2020, हाँ, फोर, तो उसमें क्या था कि इरिगेशन एक सीधा टॉपिक इकोनॉमी में लिख रहा है, सीधा इरिगेशन में क्या चैलेंज है, क्वेश्चन आ गया। लैंड रिफॉर्म इकोनॉमिक्स में सीधा लिख रखा है, सीधा क्वेश्चन आ गया कि सिलेक्टिवली इंडिया में इम्प्लीमेंट क्यों हुआ, सारी जगह क्यों नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से मेंस का जो सिलेबस है याद होना चाहिए, उसके बारे में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पीवाईक्यू से ये एनालाइज करना है कि सिलेबस के कौन कौन से पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है? ताकि आप अपनी जो तैयारी है उसको बिल्कुल स्मार्ट कर पाओ। तो मुझे लगता है हर मेंस के लिए मैं अगर मॉक टेस्ट है तो उनके भी बता देता हूँ। मॉक टेस्ट का एक्चुअली मैं बोलता हूँ ना, कुछ भी करो उसका पर्पज पहले पकड़ो। पर्पज क्या होता है, या स्पीड का, या जो आप कंटेंट आपको याद है कि आप लिख पा रहे हो या नहीं, दूसरा, तीसरा रिकॉल। तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। जब आप तीनों चीज़ों में खरे उतर रहे हो तब मॉक टेस्ट देना आप कम कर सकते हो। अगर आप इसकी स्पीड कम है तो ज़्यादा लिखो। पर ये नहीं है कि आज ज्योग्राफी स्टार्ट किया पहले दिन से आंसर राइट करने लगे, ये नहीं, ऐसा नहीं, वो मैच्योरिटी वाले आंसर नहीं होंगे। हर बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट लिखो। शॉर्ट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। इकोनॉमिक लॉस उसके बाद में सीधा एग्जांपल, ये नहीं करना डिफाइन भी करने लगे, ये नहीं। मेंस के आंसर बिल्कुल टूटे टूटे होने चाहिए, बिल्कुल बुलेट पॉइंट एग्जांपल, बुलेट पॉइंट एग्जांपल। मुझे लगता है यही स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। एक चीज़ और बताइए, जैसे आजकल क्या सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपने फ़ोन एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन भी है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ भी है अगर इसको सही यूज़ करें इसका तो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है ये चीज़। तो आपने इससे कैसे मतलब आपने इसको कैसे हैंडल किया, या सोशल मीडिया पर जुड़े रहे या दूर रहे, किस तरह से?
मेरा सीधा मानना है सोशल मीडिया कुछ नहीं, बकवास चीज़ें हैं, इनको छोड़ो। और मैं तो खुद यूज़ नहीं करता था। 2021 में मैंने इंस्टॉल किया था चीज़ें। उसके बाद मैंने सीधा जब इंटरव्यू दिया था उसके बाद ही मैंने दोबारा अकाउंट खोला था। और यही करना चाहिए। इन चीज़ों में कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना कि आप अपने फ्यूचर के लिए कम से कम 3 या 4 साल तो दे ही सकते हो। और उसमें सब कुछ सेक्रीफाइस करो, कुछ भी जो आपको ये लग रहा है कि आपके जो डेस्टिनी है उसके बीच में आ रहा है, हटाओ उसको। कुछ भी आपको रिलेशन, हर चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना। कोई बोले कि ये चला जाएगा वो चला जाएगा, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे जो चाहिए नहीं वो भी मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़्यादा लोड नहीं लेना है, अपने आप पे काम करो। अरे मैं तो यही चाहता हूँ, मतलब मेरा है पर्सनली खुशी है कि मैं कुछ बनाऊँ, पर उससे भी ज़्यादा खुशी तब होती है जब मुझे देख के अलग अलग स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। यार मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज जो गांव बनवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट सिरसा जानते हैं लोग। अगर कहीं भी जाओगे तो नाम लोगे तो बता देंगे कि अच्छा वो नाम सुन रखा है मैंने। तो इस चीज़ से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे जो ग्रामीण परिवेश के जितने भी बच्चे हैं, अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहे उसमें अगर मैं आधा परसेंट भी अगर रोल प्ले करूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, ये एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे हमारे इलाके से इतनी बड़ी पोस्ट पे मेरे हिसाब से कोई गया भी नहीं है। तो अपने इलाके से ये पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा ओहदा किसी ने हासिल किया है, तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। जैसे प्रीलिम्स के बारे में तो हो गया, मेंस के बारे में भी हो गया, अब इंटरव्यू की बात करते हैं। जैसे इंटरव्यू के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपसे पूछे गए या आपको लगता है कि मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्योंकि यूट्यूब पर कई बार किस्से सुनते हैं कि ये पूछ लिया आपकी शर्ट के बटन कितने हैं या इस तरह के कुछ फिजूल से सवाल। ऐसा मेरे को नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर भी आप थोड़ा सा उस पे बताइए कि किस तरह के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत मैच्योरिटी वाला इंटरव्यू होता है, वो आपकी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं घुसते हैं। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपका इंटरव्यू होता है। जैसे मेरा इंटरव्यू गया था तो मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन था कि आपको हरियाणा का सीएम बना दिया, 3 काम बताओ ऐसे क्या करोगे। अ, जो हरियाणा में ड्रग प्रॉब्लम चल रही है उसको कैसे आप हैंडल करोगे। आपको कहीं डीएम बना दिया है। आपके पास ही कोई रेलवे स्टेशन है, वहाँ ट्रैक पे एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, आप कैसे हैंडल करोगे उसको। तो सिचुएशनल जो जॉब प्रोफाइल के लिए ज़रूरी है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछे जाते जो मुझे लगता है आप कोचिंग वगैरह या हाईलाइट देखते हो ना, ऐसे नहीं होते, बहुत मैच्योरिटी वाले होते हैं। और अभी आपको प्रिपरेशन के दौरान मैं कुछ बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि ये इंटरव्यू में ऐसे के आंसर कैसे दे रहा है। आप खुद पे ट्रस्ट करो। जब आप उस फेज तक जाओगे ना, सॉरी, तब तक आप अपने आप मतलब चीज़ें निकलने लग जाती है। आपको कोचिंग्स या अलग-अलग इंस्टीट्यूशन है वो आपको समझा देते हैं कि आपको ऐसे-ऐसे करके ये बोलना है। बहुत सारों के रेडीमेड आंसर भी बनाए जाते हैं। मैं बिल्कुल रियलिटी के साथ बताता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैंने ही अलग किया है। नहीं, सभी ऐसा करते हैं। आपको क्या करना है, बस प्री मेंस पे फोकस करो। और अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। मैं तो कहूँगा हैबिट होनी चाहिए न्यूज़पेपर की, कि क्या चल रहा है। कम से कम जो प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये मतलब जानना आपकी ज़िम्मेदारी है कि देश में क्या चल रहा है। तो पढ़ना चाहिए आपको। यार इंटरव्यू का ज़्यादा लोड नहीं लेना, सब कुछ हो जाता है। तो एक आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइए, क्योंकि तैयारी करते हैं, अगर 2-4 दिन की बात हो फिर तो चलो चल जाता है, हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन ये तो 2-3 साल की 4 साल की बात हो जाती है, तो लगातार टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उस पे आप थोड़ा सा बताइए। मेरा ये रहता था कि जैसे 1 वीक है, तो 1 वीक में 6 दिन मैं पढ़ूँगा, 7वें दिन थोड़ा ढील दूँगा अपने आप को। अब 6 दिन क्या करना है, अब 6 दिन में क्या करना है कि स्लॉट में टाइम डिवाइड करो। पहले मान के चलो कि जैसे अगर मॉर्निंग में कोई पढ़ता है, तो क्या कर सकता है, सुबह जल्दी उठा, जल्दी उठ के पहले 3 घंटे का स्लॉट कर लेगा, उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट कर लेगा, फिर क्या दोबारा बैठ सकता है। तो मतलब मान के चलो अगर खाना खाने से पहले उसके 5 घंटे निकल गए। अब क्या है, अब उसके बाद रो खाना-वाना खा के वो थोड़ा रेस्ट करके फिर दोबारा बैठ जाएगा, 3 घंटे का स्लॉट हो गया। ठीक है? फिर 2 घंटे का स्लॉट हो गया। मुझे लगता है 10 से 12 घंटे निकल रहे हैं इनफ है। अब अगर इतना मेंटेन कर पाते हो। बस संडे या संडे जैसे मैं रखता था, तो उसमें थोड़ा अपने आप को मैं रेस्ट करता था। उसमें मेरे को आदत थी हॉलीवुड मूवी देखने की, तो मैं थोड़ा-सा हर हफ्ते एक मूवी ज़रूर देखता था। क्योंकि मैं थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगता था, बोरिंग नहीं लगता था, तो इसलिए मुझे मूवी पसंद थी। ऐसे ही आपको अगर पेंटिंग, कोई कुछ खेलना पसंद है,
बट खुद को हेल्दी ज़रूर रखना। ये लालच मत करना कि योगा में 20 मिनट योगा वगैरह करना चाहिए। योगा हो गया या जॉगिंग होगी, वॉकिंग होगी, जो भी आप करते हो तो करना चाहिए। मुझे लगता है यही है। बट कंटिन्यूटी बहुत मैटर करती है। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन 15 घंटे पढ़ के 3 दिन आप किताब को हाथ ही नहीं लगा रहे। ऐसी स्टडी का कोई फायदा नहीं है। 10 से 12 घंटे निकालो। कुछ दिन हो सकता है आप 8 भी निकालो, बट कोई बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत अप डाउन चलता रहता है, पर ये नहीं करना है हफ्ते में 3 3 दिन पढ़ ही नहीं रहे हैं। ये नहीं करना है। आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। ईमानदारी से पढ़ना है। खुद को आंसर कर पा रहे हो। आज आपने भले ही आप 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठे, बट खुद को आंसर कर पा रहे हो, क्योंकि इंसान सबको झूठ बोलता है, खुद को नहीं बोलता कभी। तो ये आंसर खुद से करना चाहिए कि आज मैंने क्या सीखा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो आप पढ़ रहे हो उनका वीकली डेली रिवीजन करना है। तो बस यही करना चाहिए। तो जोगेंद्र भाई, जैसे आपने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपने क्लियर कर दिया, बता दिया, जो एक एस्पिरेंट को, एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, उतना हमने लगभग जान लिया चीज़ों को। तो आप अपनी जर्नी से कोई एक ऐसा मैसेज जो आप अपनी पूरी लाइफ में सीखे हों, जो मतलब कहते हैं ना, पूरी लाइफ का एक निचोड़, वो आप कुछ मैसेज स्टूडेंट एस्पिरेंट को देना चाहेंगे, तो वो आप बताइए। अगर मुझे एक मैसेज देना हो, तो मुझे लगता है ज़िंदगी में वो काम करना चाहिए जिससे आपके माता पिता को आपकी पीठ थपथपाने का मौका मिले, आपकी फैमिली को पीठ थपथपाने का मौका मिले। आप खुद अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करो। जो आज युवा कर रहे हैं, मतलब मुझे थोड़ा सा दया आती है उन पे कि आज जो सिंथेटिक ड्रग्स इश्यूज हैं, मुझे लगता है कि कभी अगर ऐसा कुछ करने का मन हो ना, सबसे पहले अपने माँ बाप को देखना, खुद को देखना, या जो कर रहे थे उनको देखना। फिर भी उसके बाद अगर आपको करने का मन करे तो करो। बट मैं बोल रहा हूँ बहुत अनमोल जिंदगी है। मैं नहीं बोला कि यूपीएससी ही जरूरी है। कुछ भी करो लाइफ में। अगर आप किसानी भी कर रहे हो ना, दिल से करो। हैं, गिल्ट में नहीं रहना किसी को। हैं, और नशे नशे मतलब अगर मेरा तो यही है कि छोटा या बड़े भाई की तरह मैं आपको सलाह ही दे सकता हूँ। वो जिंदगी इतने कंकड़ पत्थर कांटों से भरी है, मत जाओ उस तरफ। हैं, वो आपको बस आपको दुख, अपनी फैमिली को दुख, पता नहीं हर इंसान को दुख ही दे के जाएगा। तो मैं तो एक अपील करूंगा, जिंदगी में चाहे कुछ भी नौकरी नाकरी ना लगे कोई बात नहीं। मैं अच्छा मानता हूँ उस पर्सन को कि उसने प्रयास किया, ठीक है। बट ऐसी राहों पे मत जाना जहाँ से कोई यू टर्न नहीं। ठीक है, तो ये बोलूंगा अपने लिए। मैं फिर बोलता हूँ, ये ऐसी एफडी है कि पूरी जिंदगी रिटर्न मिलेगा। तो अपने लिए इन्वेस्ट करो, फालतू के जो आपके साथ नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ज़िंदगी में बोलते रहोगे कि ये भी भाई है, ये भी भाई है, पर जब एक्चुअल में आपको लोड पड़ेगी, कोई नहीं खड़ेगा, माँ बाप खड़ेंगे। ठीक है, बहुत सिलेक्टिव पर्सन होंगे, 2 3 जो आपके साथ खड़ेंगे। दोस्त भी है तो सारे दोस्त नहीं खड़ेंगे। तो आप सोच लो कि आप किसके लिए किसको टाइम दे रहे हो। अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए जो कर सकते हैं मैं तो बोलूँगा करो। नशे से दूर रहो, कुछ नहीं है इसमें। बस मैं यही बोलूँगा, क्योंकि मैं इस एरिया का लड़का हूँ, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि अगर कोई एक दो भी, अगर दोस्त, कोई छोटा भाई बड़ा भाई अगर मेरी बात मानता है, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कुछ भी जो सही नहीं है अगर हो रहा है, तो मैं कम से कम उसकी उसको मतलब जितना रिड्यूस कर सकता हूँ करूँ। बस धन्यवाद। जैसा कि जोगेंद्र भाई ने इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं, मैं इतना ज्ञान बता दिया है, मैं खुद इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगा भाई, और जो व्यूअर्स हमारे वो भी करेंगे, प्रॉमिस करते हैं। तो ये थे जोगेंद्र भाई, जिन्होंने अपने को इतनी नॉलेज दे दी है, और आगे के लिए भी इनको हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी जर्नी आगे की और अच्छी रहे। आपको जो भी कैडर मिले, जहाँ पे भी आप ड्यूटी करो, पोस्टिंग हो आपका, वो भी सब कुछ अच्छा जाए। तो एक बार फिर से आपको और आपकी पूरी फैमिली को बधाई भाई। तो जय हिंद दोस्तों।